चलिए बच्चों आगे चलते हैं। जो हम चार्जिंग ऑफ इंडक्टर ग्रोथ ऑफ करंट इन इंडक्टर पढ़ रहे थे, उससे हमारे पास 2-3 इन्फ्रेंसेस निकल के आए, 2-3 रिजल्ट निकल के आए, वो सुनिएगा, हम लिखेंगे भी उनको, ठीक है। पहली बात कि जैसे ही t इज इक्वल्स टू 0 पर मैंने स्विच को ऑन किया, तो स्विच ऑन करने पर इंडक्टर जो है उससे स्विच को ऑन करने से जस्ट पहले तक उसमें करंट 0 था, तो स्विच को ऑन करने के जस्ट बाद भी आपका जो करंट था वो 0 ही रहा। और आप कह सकते हो कि ना हमारा जो करंट वर्सेस टाइम ग्राफ था, इट वाज समथिंग लाइक दिस। t इज इक्वल्स टू 0 पर करंट 0 था और फिर लगातार इस तरह से बढ़े जा रहा था। तो t इज इक्वल्स टू 0 पर आपका करंट तो 0 था। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर सर्किट में शुरुआत में कोई करंट नहीं है और स्विच को ऑन किया जाता है, तो t इज इक्वल्स टू 0 पर आपका करंट 0 रहेगा और वो धीरे 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 लगातार ग्रो करेगा, बढ़ेगा। तो मैं इस बात को ये भी कह सकता हूं कि t इज इक्वल्स टू 0 पर आपका जो इंडक्टर है ये एक तरह से इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है, या फिर दूसरे शब्दों में कहूं तो ऐसा कह सकता हूं कि इट इज बिहेविंग लाइक ए ब्रोकन वायर। एक ऐसे तार की तरह बिहेव कर रहा है जो तार टूटा हुआ है, क्योंकि जब तार टूटा हुआ होगा तो ऑफकोर्स बड़ा करंट कितना होगा, 0। तो आप कह सकते हो कि t इज इक्वल्स टू 0 पर अगर इनिशियली करंट नहीं था और स्विच को ऑन किया गया है, तो उस इंस्टेंट पर दिस इंडक्टर विल बिहेव लाइक ए ब्रोकन वायर, और आई कैन से दैट इट इज बिहेव लाइक ए इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। तब एक छोटी सी बात लिख सकते हो, लिखिएगा। पहला पॉइंट है एट t इज इक्वल्स टू 0 इफ we switch on the circuit, then current will still be 0। एक बार के लिए तो बेटा 0 रहेगा, बाद में धीरे धीरे बढ़ेगी, will still be 0 and inductor will behave like broken wire, will behave like broken wire। कैपेसिटर में उल्टा है, कैपेसिटर में टाइम टेंडिंग टुवर्ड इंफिनिटी पर कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाया करता था और तब जाके वो ब्रोकन वायर की तरह बिहेव करता था, ठीक है। यहां पर t इज इक्वल्स टू 0 पर ही आपका जो इंडक्टर है ये ब्रोकन वायर की तरह बिहेव कर रहा है। अच्छी बात है। दूसरा पॉइंट ये है कि जब काफी टाइम बीत गया, जैसे आप स्टेडी स्टेट या फिर ट्रांजिएंट स्टेट बोल सकते हो, तब आपके सर्किट में करंट E/R हो गया। हम देख चुके हैं इस बात को, और करंट E/R हो गया, इस बात का मतलब ये है कि दिस इंडक्टर इज बिहेविंग लाइक ए शॉर्ट वायर। व्हेन आई से शॉर्ट वायर आई मीन दैट ए वायर ऑफ 0 रेजिस्टेंस। तो आप कह सकते हो कि जब टाइम जो है वो टेंडिंग टुवर्ड इनफाइनाइट हुआ, उस टाइम पर हमारा जो तार है ये एक शॉर्ट वायर की तरह बिहेव कर रहा है, इंडक्टर जो है वो एक शॉर्ट वायर की तरह बिहेव कर रहा है। एंड ऑफ कोर्स उस टाइम पर आपका जो करंट आएगा वो E/R आएगा। तो आप कह सकते हो कि अगर इंडक्टर ना होता और स्ट्रेट वायर होता तब भी करंट E/R आता, अब भी करंट E/R आया। बस अंतर ये है कि अगर ये इंडक्टर ना होता, ये लूप्स ना होते, तो करंट सीधा E/R आ जाता, और अगर इंडक्टर है, लूप्स हैं, तो ये E/R करंट आने में थोड़ा सा वक्त लगाया है, बिकॉज वी नो दैट कि जो आपका लूप है उसमें से फ्लक्स अचानक से चेंज नहीं होता, फ्लक्स चेंज होने में हल्का सा समय लगता है, टाइम लगता है। तो आप एक बात लिख सकते हो, एट स्टेडी स्टेट दैट इज t टेंडिंग टुवर्ड इंफिनिटी, inductor will behave like short wire।
आई होप यू नो द मीनिंग ऑफ शॉर्ट वायर। शॉर्ट वायर मतलब ऐसा तार जिसके पास जीरो रेजिस्टेंस हो, जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। अच्छी बात है बेटा। एक तीसरी बात हम और लिख सकते हैं। तीसरी बात हम ये लिख सकते हैं कि इंडक्टर में से कभी भी फ्लक्स है ना, वो अचानक से चेंज नहीं होगा। और हम जानते हैं कि फ्लक्स इज इक्वल्स टू एल इंटू आई। अक्सर को मैं इंग्लिश में लिख सकता हूं इन जनरल हमारा जो एल है ना, ये तो फिक्स ही होता है, क्योंकि नंबर ऑफ लूप्स फिक्स, मीडियम फिक्स, शेप साइज ज्योमेट्री फिक्स। कभी मीडियम चेंज करते तो अलग बात है, अदरवाइज आपका एल तो फिक्स ही रहेगा। तो एल तो वैसे ही फिक्स है। अगर फ्लक्स अचानक से चेंज नहीं हो रहा, इट मीन्स दैट करंट अचानक से चेंज नहीं होगा। तो हम एक छोटा सा पॉइंट और लिख सकते हैं कि इंडक्टर में से गुजरने वाला फ्लक्स जो है वो ड्रास्टिकली चेंज नहीं होता, वो इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं होता, वो चेंज होने में समय लेता है। फ्लक्स वाला शब्द आपको ज़्यादा अच्छा ना लगता हो तो आप करंट शब्द यूज कर सकते हो, क्योंकि अक्सर हमारा एल तो फिक्स ही है। तो आप कह सकते हो कि सर इंडक्टर में से गुजरने वाला जो करंट है वो अचानक से चेंज नहीं होता अक्सर। कब? जब आपका एल फिक्स हो, जो कि 99% क्वेश्चन में आपका एल फिक्स ही रहेगा। इक्का दुक्का सवाल ऐसा हो सकता है जिसमें एल चेंज हो, वो हम क्लास में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट याद रखना है कि फ्लक्स अचानक से चेंज नहीं होता, एल हमेशा फिक्स ही रहता है मोर और लेस। ऐसे केस में आपका आई भी अचानक से चेंज नहीं होगा। तो एक लास्ट पॉइंट और लिख सकते हो, मैग्नेटिक फ्लक्स passing through an inductor will not change suddenly। ये मेन स्टेटमेंट था। मेन स्टेटमेंट तो था कि मैग्नेटिक फ्लक्स अचानक से चेंज नहीं होगी, लेकिन फिर हमने कहा कि फ्लक्स चेंज नहीं होगा मतलब करंट भी चेंज नहीं होगा। एल हम कांस्टेंट मान रहे हैं, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं करंट पासिंग थ्रू एन इंडक्टर विल नॉट चेंज सडनली। इंडक्टर में से गुजरने वाला करंट जो है वो अचानक से चेंज नहीं होगा। ये कैसे चेंज होगा? ग्रेजुअली चेंज होगा, धीरे धीरे चेंज होगा, अपना समय लेगा, टाइम लेगा, ठीक है। चलिए बच्चों, इतनी बातें एक बार के लिए हमारे लिए काफ़ी हैं और इनसे हम इक्का दुक्का सवाल निपटाते हैं बच्चों। ऐसे सवाल आपको शीट के अंदर भी दिख जाएंगे, निपटा लेना उनको। मैं भी आप लोगों से पूछ लेता हूँ, सुनिएगा। सवाल है इस तरह से, ये रेजिस्टेंस, ये इंडक्टर, ये आपके पास एक बैटरी और एक रेजिस्टेंस और। ये रेजिस्टेंस आर, बेटा यहाँ कोई एक स्विच लगा लेना। ये रेजिस्टेंस आर, ये रेजिस्टेंस आर, ये इंडक्टर जिसका सेल्फ इंडक्टेंस L और T इज इक्वल्स टू 0 पर मैंने स्विच को ऑन किया, ठीक है। एट T इक्वल्स टू 0 फाइंड करंट इन ईच वायर। हर तार में करंट निकालो। कब? स्विच को जस्ट ऑन करते बिल्कुल निकालेंगे। जस्ट स्विच ऑन करते हम जानते हैं कि स्विच ऑन करने से पहले इंडक्टर में से करंट 0 गुजर रहा था, तो स्विच ऑन करने के बाद भी इंडक्टर में से तो करंट 0 ही गुजरेगा। तो ना तो यहां करंट है ना यहां करंट है। या फिर दूसरे शब्दों में कहूं तो मैंने आपको यह सिखा रखा है कि T इज इक्वल्स टू 0 पर जो हमारा इंडक्टर है इट विल बिहेव लाइक ए ब्रोकन वायर। बाकी सर्किट आपको बनाना आता ही है,
बाकी सर्किट बेटा आपको बनाना आता ही। यहाँ से करंट यूँ जाएगा, यूँ जाएगा, यूँ जाएगा, यूँ जाएगा, यूँ जाएगा, यूँ आएगा। इसमें करंट गया ही नहीं, जो करंट इसमें वही करंट इसमें, इसमें और इसमें करंट सेम है तो ऑफ कोर्स दोनों सीरीज में है। आप कह सकते हो कि करंट की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी ईएमएफ डिवाइड बाय आर, और आर कितना आ गया 2R। ये करंट आ गया E/2R। ये करंट आ गया E/2R। ये T इक्वल्स टू 0 की कहानी है। ठीक, अगला सवाल, एट स्टडी स्टेट या फिर T टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी फाइंड करंट इन ईच वायर। जब टाइम टेंडिंग टुवर्ड इनफाइनाइट हो जाएगा, काफ़ी टाइम बाद जब स्टेडी स्टेट आ जाएगी, उस टाइम पर हर तार में कितना करंट होगा निकालिए, बताइए कितना होगा। चलिए ये लिख लिया, मिटा दो। तो T टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पर हम जानते हैं कि इंडक्टर जो है उसमें करंट ग्रो करते 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 फिर कांस्टेंट हो गया है, और उसके बाद है ना हमारा जो इंडक्टर है इट विल बिहेव लाइक शॉर्ट वायर, एंड एट दैट टाइम एट T टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी द एंटायर सर्किट विल लुक लाइक दिस। ऊपर वाला रेजिस्टेंस वैसे का वैसा, ये रेजिस्टेंस आपके पास R, ये आपका शॉर्ट वायर, इंडक्टर की जगह शॉर्ट वायर लिख दिया मैंने, और ये आपकी बैटरी। ये EMF E है, ये रेजिस्टेंस R है, ये रेजिस्टेंस R है, ये रेजिस्टेंस R है। वेरी इजी, ये R और R पैरेलल में है, R/2, वो R/2 और ये R कैसे हैं सीरीज में, तो आप कह सकते हो कि पूरे के पूरे सिस्टम का R इक्विवेलेंट आ गया, ये R/2 और ये R दोनों सीरीज में, तो दैट कम्स आउट टू बी 3R/2। तो यहां से करंट निकलेगा, कितना निकलेगा, EMF अपॉन R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट इज ऑफ कोर्स 3R/2। करंट गया ऐसे। इस करंट के दो रास्ते हैं, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये, दोनों रेजिस्टेंस है करंट तो दोनों रेजिस्टेंस है सेम, तो करंट भी बटेगा बराबर बराबर। रेजिस्टेंस सेम तो करंट भी सेम। अदरवाइज क्या होता है कि रेजिस्टेंस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल बढ़ता है। अगर ये रेजिस्टेंस R1 होता और ये R2 होता तो करंट बढ़ता किस रेशियो में, R2:R1 में। ठीक है, लेकिन दोनों रेजिस्टेंस बराबर हैं तो आधा आधा करंट बढ़ जाएगा। तो यहाँ से करंट जाएगा E/R, यहाँ से भी करंट जाएगा E/R। ये करंट E/R, ये E/R वापस से कितना हो गया, E/2R, सॉरी अरे E/R नहीं बेटा, E/3R, ये E/3R मिलकर कितना हो गया 2E/3R। यहाँ पर भी कितना करंट 2E/3R। ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल, इसी बात पे एक छोटा सा सवाल और, आराम से सीखने लायक है, कोई बहुत इतना टफ टास्क नहीं है। मैं सवाल साथ साथ में एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है, तो आप सुनते रहना, ठीक है, मुझे अलग से लिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बड़ा स्विच S1 है, ये बैटरी है, ये एक इंडक्टर है। ठीक है ना, ये स्विच दूसरा है, मैंने इसको S2 बोल रखा है। ये रेजिस्टेंस R है, ये EMF E है। इस इंडक्टर का जो इंडक्टेंस है वो L। अरे बेटा, इस बैटरी का EMF भी E है। दोनों के दोनों स्विच जो है ना वो शुरुआत में ऑफ है, ओपन है, ऐसे ओपन है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, स्विच S1 को है ना क्लोज किया, क्लोज मतलब ऑन किया, ये रेजिस्टेंस R है। स्विच को ऑन करते ही कितना करंट होगा, तो आप बोलोगे कि सर ये वाला स्विच तो ओपन है तो यहां तो कोई करंट होना ही नहीं है।
ये वाला स्विच कौन ऑन किया है, मतलब ऐसे क्लोज किया है। क्लोज करना मतलब ऑन करना, क्लोज करना या ऑन करना एक ही बात है बेटा। इसको जैसे ही ऑन किया, हम जानते हैं कि इस इंडक्टर में शुरुआत से कोई करंट नहीं गुजरेगा, तो ऑफ कोर्स इस वाले सर्किट के अंदर बेटा करंट क्या होगा, जीरो। यहां भी करंट क्या होगा, जीरो, दोनों जगह करंट जीरो। फिर हम जानते हैं धीरे धीरे करंट आएगा आएगा आएगा, यहां तो नहीं आएगा क्योंकि ये वाला स्विच तो ओपन है, ऑफ है। यहां करंट बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, काफी टाइम बाद, टाइम टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पर हम जानते हैं कि दिस इंडक्टर विल बिहेव लाइक ए शॉर्ट वायर और करंट आ जाएगा E by R, ऐसे करंट विल बी E by R, ऐसे E by R। ये स्टेडी स्टेट आ गई, ये करंट E by R, तो यहां पे करंट E by R। अच्छी बात है। जब स्टेडी स्टेट आ गई, तो स्टेडी स्टेट आने के बाद मैंने कभी S1 को तो कर दिया ऑफ, ऑफ मतलब ओपन, और उसी इंस्टेंट पर मैंने S2 को कर दिया ऑन, मतलब इसे क्लोज कर दिया। इसको ऑफ करते और इसको क्लोज करते ही करंट कितना होगा बताओ, हर तार में बताओ कितना कितना करंट होगा। तो आप बोलोगे सर इसको ओपन करते ही ये वाला सर्किट तो पूरा बन ही नहीं पाया, तो यहां तो कोई करंट नहीं होगा, यहां कोई करंट नहीं होगा, लेकिन यहां तो होगा क्योंकि इंडक्टर के अंदर अचानक से करंट चेंज तो नहीं होगा। और जैसे यहां पर करंट होगा, ये करंट यूं आएगा यूं आएगा यूं आएगा, और इस स्विच को किया मैंने ऑन, तो ये करंट यूं आएगा। और हम जानते हैं इस करंट की वैल्यू कितनी है। इंडक्टर के अंदर अचानक से फ्लक्स चेंज नहीं होता, L फिक्स है, तो एक बार के लिए आपका करंट भी तो सेम रहेगा, तो करंट एक बार रहेगा E by R। तो करंट बेटा कितना आएगा, E by R। कुछ नोटिस किया आप लोगों ने, करंट जब यूं आ रहा होगा उस टाइम पर बैटरी को बड़ा बुरा लग रहा होगा, क्योंकि बैटरी खुद चाहती है करंट यूं जाए, और ये करंट आ गया ऐसे, ये करंट आ गया ऐसे। कोई बात नहीं, इस टाइम पर आपकी जो बैटरी है वो चार्ज हो रही है, कोई इशू नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि टाइम बीतेगा, समय बीतेगा, टाइम बीतते 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 एक टाइम ऐसा आएगा जब अब बैटरी अपनी मर्जी चलाना स्टार्ट करेगी। अब जो बैटरी क्योंकि ये जो इंस्टेंट था जब करंट E by R आया, वो तो इस कारण से आया क्योंकि हमारा जो इंडक्टर है उसमें अचानक से करंट चेंज नहीं होना चाहिए। एक बार इंडक्टर ने यूं करंट भेज दिया, अब बैटरी कहेगी कि यार मैं भी करंट को यूं भेजना चाहूंगी, और आप जानते हो कि आखिर में टाइम टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पर, मतलब इस स्विच को ऑफ करने और इस स्विच को ऑन करने के इनफाइनाइट टाइम बाद ये हमारा जो इंडक्टर है फिर से कैसे बिहेव करने लग जाएगा, शॉर्ट वायर की तरह। और जैसे ये शॉर्ट वायर की तरह बिहेव करने लग जाएगा तब कहानी पलट जाएगी। तब हम जानते हैं कि हमारा जो सर्किट है वो काफी हद तक ऐसा हो जाएगा, ऐसा EMF E है, रेजिस्टेंस R है, और ये शॉर्ट वायर की तरह। तब जो करंट होगा वो यूं E by R नहीं जाएगा, बल्कि तब आपका जो करंट है वो ऐसे E by R जाएगा। तो इस स्विच को ओपन और इस स्विच को ऑन करने के जस्ट बाद करंट E by R यूं जाएगा, फिर वो लगातार करंट घटेगा घटेगा घटेगा, कभी ना कभी जीरो होगा, और उसके बाद करंट यूं जाएगा बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, और स्टेडी स्टेट आने पर बेटा तुम जानते हो कि बैटरी अपनी मर्जी चलाएगी और इंडक्टर शॉर्ट वायर की तरह बिहेव करेगा, और अच्छा खासा करंट होगा, E by R ही होगा, लेकिन ऐसे E by R, क्योंकि आखिर में आप जानते हो कि आपका जो इंडक्टर है वो तो शॉर्ट वायर की तरह बिहेव करता है। उसने शुरुआत में मर्जी चला ली, क्योंकि आप जानते हैं कि इंडक्टर में अचानक से करंट चेंज नहीं होता, उसने शुरुआत में अपनी मर्जी चला ली, उसके बाद तो उसका वही हाल हुआ जो हम एक्सपेक्ट कर भी रहे थे कि टाइम टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पर जो ग्रोथ ऑफ करंट है उसके अगर फंडे से अगर चले तो चलते 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 एक टाइम ऐसा आएगा बैटरी की ही चलेगी। हाँ, इंडक्टर ने जो है करंट है वो अचानक से चेंज नहीं होने दिया, उसने करंट को ग्रेजुअली चेंज किया, ग्रेजुअली चेंज किया। आई होप समझ गए इस बात को। अगर ये इंडक्टर ना होता और सीधा ऐसे तार होता तो क्या होता, तो शुरुआत में जब ये S1 क्लोज था और ये S2 ओपन था तो करंट E by R E by R E by R यूं जा रहा था। जैसे मैं इसको ओपन करता और जैसे इसको क्लोज करता फिर E by R E by R E by R यूं जाता। अब भी ऐसा हुआ, लेकिन ऐसा होने में टाइम लगा, ऐसा होने में टाइम लगा। पहले करंट यूं जा रहा था, यूं जा रहा था, यूं जा रहा था, तो जैसे ही आपने इस स्विच को ऑन किया एक बार करंट यूं गया यूं गया यूं गया, फिर बाद में चलते 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 आखिर में फाइनली हुआ वही कि करंट फाइनली ऐसे E by R।
ठीक है ना। आप मेरे ख्याल से इस बात को समझ गए होंगे कि इंडक्टर ने जो इवेंट है उसको थोड़ा डिले कर दिया, उसको काफ़ी डिले कर दिया। बाकी आखिर में इंडक्टर की इतनी चलती नहीं है बेटा, चलती तो किसकी है, जो आपकी बैटरी और रेजिस्टेंस है उनकी ही आखिर में ज़्यादा चलेगी। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट इज आगे चलो। अच्छा, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ आप लोगों से, बढ़िया सवाल है, आराम से कीजिएगा। आपके पास रेजिस्टेंस ये इंडक्टर, ये एक रेजिस्टेंस, ये स्विच, ये बैटरी। रेजिस्टेंस आर, ये इंडक्टर का इंडक्टेंस एल, ये बैटरी का ईएमएफ ई। ठीक है, अब सवाल ये है कि t इज इक्वल्स टू 0 पर मैंने इस स्विच को ऑन कर दिया। स्विच को ऑन करते ही क्या होगा आप जानते हो, स्विच को ऑन करने के इनफाइनाइट टाइम बाद क्या होगा ये भी आप जानते हो। मैं चाहता हूं कि आप ये निकालो कि किसी भी टाइम t पर करंट कितना होगा। t इक्वल टू 0 पर करंट हमें पहले से पता है, t टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पर मैं करंट पहले से पता है। मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे किसी भी टाइम t पर करंट बताओ कि सर्किट में कितने कितने करंट होंगे। आप तो सिर्फ इंडक्टर में निकाल दो, बाकी सब तो निकल ही जाएंगे। फाइंड करंट इन इंडक्टर एट एनी टाइम t, किसी भी टाइम t पर इंडक्टर में से कितना करंट होगा। चलो सोचते हैं। लीजिए, टाइम हो गया t और बैटरी ने करंट भेज दिया I करंट गया गया गया, उसके दो हिस्से हुए, इसमें से I1 और इसमें से ऑफ कोर्स I माइनस I1। यहां पर भी I माइनस I1, यहां पर भी I माइनस I1 और यहां पर ऑब्वियस बात है I1 माइनस I1 और I1 मिलकर वापस से I हो गया। बैटरी जितना करंट भेजेगी उतना ही वापस आएगा। पूरे सर्किट में सिर्फ और सिर्फ दो अननोन है, I और I1। दो अननोन को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन केवीएल लगा दो 2 बार। यहां पर 3 लूप है, बड़ा 3 लूप दिखते रहे। एक लूप ये रहा, दूसरा लूप ये रहा और तीसरा लूप ऑफ कोर्स ये बड़ा वाला रहा। आप इन 3 लूप में से कोई से भी 2 लूप ले लीजिए और उनमें केवीएल लगा दीजिए, उनको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं। मैं सबसे पहले बाहर वाले लूप में लगा रहा हूं। बेटा कोई से भी 2 ले सकते हो, ऐसा नहीं कि बाहर वाले पे लगाने पे आंसर आया, कोई से भी 2 ले सकते हो, मर्जी आपकी। चलते जाओ, चलते गए, बैटरी के लोअर एंड से हायर एंड जाऊंगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा इसलिए प्लस। चलते गए, रेजिस्टेंस में करंट की तरफ जाते हैं तो पोटेंशियल का ड्रॉप आता है, इसलिए माइनस I। चलते जाओ, रेजिस्टेंस में करंट की तरफ जाऊंगा तो पोटेंशियल का ड्रॉप आएगा, माइनस ऑफ I माइनस I1 इंटू R। चलते जाओ, जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। सबका समेशन शुड बी इक्वल टू 0। हमने किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा दिया। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। एक इक्वेशन से पार पड़ने वाली है नहीं, क्योंकि I भी नहीं पता, I1 भी नहीं पता। एक इक्वेशन और चाहिए। चलिए मैं इसमें लगा देता हूं, इसमें, इस छोटे वाले लूप में। चलते गए, यहां से यहां बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा E। चलते जाओ, रेजिस्टेंस में करंट की तरफ जाओगे तो माइनस IR। चलते जाओ, रेजिस्टेंस में करंट की तरफ जाओगे तो माइनस I1 इंटू R। बेटा यहां करंट I1 है। चलते जाओ,
इंडक्टर में करंट की तरफ जाते हैं तो याद करा रखा है, चीख चीख कर बता रखा है कि करंट की तरफ जाओगे तो -LdI/dt। आई नहीं बेटा, ये वाला करंट I1 है, इसलिए -LdI1/dt एंड इट शुड बी इक्वल टू 0। सारे के सारे पोटेंशियल डिफरेंस का सम शुड बी इक्वल टू 0। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। आपको क्या चाहिए, I चाहिए, I1 चाहिए। आप बोलोगे सर I1 निकाल दो, I1 निकाल दो, निकाल देंगे। I1 निकालने के लिए I को उड़ा दो, ऊपर वाले इक्वेशन से I को उठाओ और नीचे वाले इक्वेशन में रख दो। ऊपर वाली इक्वेशनों में लिख सकता हूं E माइनस प्लस E प्लस I1R अपॉन 2 इज IR। सही तो लिखा बेटा, E माइनस IR प्लस I1R नीचे आ गया। इस IR को उठाओ, यहां चिपकाओ, यहां चिपकाया तो E माइनस E/2 माइनस I1R/2 माइनस I1R माइनस LdI1/dt शुड बी इक्वल टू 0। E माइनस E/2 इज E/2 माइनस 3I1R/2 माइनस LdI1/dt एंड इट शुड बी इक्वल टू 0। बड़ा उसको उधर ले आते हैं, मेरे पास आ गया E माइनस 3I1R अपॉन 2 टाइम्स L को नीचे आ गया, दैट इज dI1/dt। इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन कईयों बार मैं आपको सोल्व करके बता चुका हूं, आ जाएगा आंसर के लिए। dI1 ऊपर आना चाहिए, ऊपर ही है, dt ऊपर आना चाहिए, इसको ऊपर ले आओ। dI1 के साथ I1 की सारी टर्म होनी चाहिए, तो एक काम करो, इसको नीचे ले आओ और मेरे पास आ गया dt अपॉन 2L इज dI1 अपॉन E माइनस 3I1R। इंटीग्रेट, जब टाइम 0 था तो I1 की वैल्यू क्या थी? टाइम जब 0 था तो इंडक्टर वाज बिहेविंग लाइक ए ब्रोकन वायर, तो ऑफ कोर्स यहां पर करंट 0 था तो I1 की वैल्यू 0 थी। किसी भी टाइम t पर लेट्स से I1 की वैल्यू है I1, तो इसका इंटीग्रेशन तो आ गया है t अपॉन 2L और राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन आ गया -1/3R। बेटा -1/3R किस बात का? I1 का जो कोफिशिएंट है उसको हम इंटीग्रेशन में डिवाइड करते हैं। इतना बड़ा आपने इंटीग्रेशन सीख ही रखा होगा, log ऑफ E माइनस 3I1R। लिमिट कहाँ से कहाँ तक बच्चों? 0 से I1 तक। चलिए बेटा मैं भी लिमिट लगा लेता हूँ। ये बेटा इसको ऊपर लेना, -3RT अपॉन 2L। I1 को I1 रखना तो log ऑफ E माइनस 3I1R। I1 को 0 रखना तो सिर्फ माइनस log E बचेगा, मैं उसको अपॉन E भी लिख सकता हूँ। माइनस log E बोलते हैं, बड़ा उस E को नीचे ले आओ, इतना तो चलता ही है। मेरे पास आ गया 1 माइनस 3I1R अपॉन E इज इक्वल्स टू E रेज टू पावर माइनस। तो हमारे पास करंट की वैल्यू आ गई, I1 इज ये करंट आ गया। किसी भी टाइम पर अगर आपको इंडक्टर में करंट चाहिए तो आपके पास ये वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। बड़ा ही करंट, ऐसा मत सोचना कि हम सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर में ही करंट निकाल सकते हैं किसी भी टाइम पे। अगर किसी ने मुझसे पूछा कि सर किसी भी टाइम पर इस बैटरी के थ्रू कितना करंट है, तो हम I भी निकाल सकते हैं। इस I1 को उठाओ, यहाँ रख दो, I1 को उठाओ यहाँ रख दो, तो आपका I भी आ जाएगा, वो भी हो जाएगा। अगर I पता है, I1 पता है, तो ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस R है उसमें भी करंट पता है, दैट इज I माइनस I1। तो हर तार में करंट पता है, I1 पता है, इट मीन्स दैट वी नो एवरीथिंग, ठीक है। चलिए बच्चों, हमने कितनी मेहनत से सब कुछ बढ़िया किया, अच्छा आंसर भी आया, बढ़िया बात है बेटा। लेकिन मैं इसका एक छोटा सा जुगाड़ और बता रहा हूँ,
और हो सकता है कि तुम लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे हो कि सर आखिर में एक जुगाड़ बताएंगे, क्योंकि ऐसा सा सवाल कैपेसिटर में भी था और कैपेसिटर के अंदर भी है ना जुगाड़ था और जुगाड़ से आंसर भी आते थे। सो वी कैन से जुगाड़ इज समथिंग लाइक दिस कि इंडक्टर में से जो करंट होगा दैट विल बी, इंडक्टर में से कितना करंट है एट स्टडी स्टेट इंटू 1 माइनस e रेज टू पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ऐसे याद कर लिया करो। ये ISS क्या है? दिस इज करंट एट स्टडी स्टेट। ठीक है सर, ये टाउ क्या है बेटा? टाउ है टाइम कांस्टेंट, जिसको आप हमेशा लिख देना L अपॉन आर इक्विवेलेंट। L तो ठीक है, इस आर इक्विवेलेंट के लिए मैं बोल दूं कि दिस आर इक्विवेलेंट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। किसके अक्रॉस? बैटरी के अक्रॉस? नहीं, बैटरी के अक्रॉस नहीं, जो इंडक्टर है उसके अक्रॉस आर इक्विवेलेंट क्या है। और इंडक्टर के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए आप बैटरी को शॉर्ट कर दिया करो, है ना। जुगाड़ है बेटा इसलिए शॉर्ट कर रहे हैं, अदरवाइज उधर की बैटरी हटा दी। जुगाड़ है बेटा, जुगाड़ से आंसर इस तरह से आते हैं इसलिए कर रहा हूं। ठीक है, आर इक्विवेलेंट जैसे चलो अब रखते हैं, वैल्यूज रखते हैं। पहले हमारे इस वाले सवाल में करंट थ्रू इंडक्टर इज करंट एट स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट में हमारा इंडक्टर बिहेव करता है शॉर्ट वायर की तरह। ये वाला आर और ये वाला आर दोनों कैसे हैं? पैरेलल। आर और आर कितना हो गया? R/2। वो R/2 और ये R कैसे हैं? सीरीज। तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया? 3R/2। बैटरी का EMF है E, तो टोटल करंट कितना आएगा? EMF अपॉन 3R/2। ये इतना टोटल करंट आएगा। इसके दो पार्ट हो जाएंगे, एक इधर एक इधर, तो यहां से करंट जाएगा इसका हाफ, दैट इज E अपॉन 3R। तो करंट एट स्टडी स्टेट तो मेरे पास आ गया E अपॉन 3R, जो हम पहले भी निकाल चुके हैं। 1 माइनस e रेज टू पावर माइनस टी अपॉन टाउ। टाउ टाउ हो गया मेरे ख्याल से L अपॉन आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट मतलब इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकाल लो। इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस अगर रेजिस्टेंस निकालना है तो आपको ये तो नजर आ गया होगा कि ये वाला R और ये वाला R दोनों पैरेलल में है। ठीक है, R और R कितना हो गया? R/2। वो वाला R/2 और ये R कैसे हैं? सीरीज में। तो आप इसको सीधा लिख सकते हो L अपॉन आर इक्विवेलेंट, दैट इज 3R/2। ठीक है बच्चों, चाहे तुम पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करो, चाहे ऐसे करो, हर तरीके से आंसर सेम ही आएगा। लेकिन ये वाला जुगाड़ सिर्फ तभी काम देगा जब इस तरह की सिचुएशन होगी। कल को अगर मान लो कि तो ये वाला तरीका तब भी काम देगा, सिर्फ और सिर्फ इतना सा चेंज करना है कि t इज इक्वल टू 0 पर करंट 0 नहीं है बल्कि I0 है कि नहीं। लेकिन ये वाला तरीका काम नहीं देगा। ये वाला तरीका सिर्फ तब काम देगा जब सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल हो, जब बिल्कुल सिंपल है ना, जैसे अपने कंडीशंस पढ़ रखी हैं वैसे कंडीशंस हो। t इज इक्वल टू 0 पर अगर इंडक्टर के पास कोई करंट हुआ तो उस केस में तुम्हारे पास इंटीग्रेशन करने, ढंग से लिमिट्स लगाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। हमें वो सारे के सारे काम वैसे के वैसे ही करने पड़ेंगे जैसे हम करते आए। ठीक है बच्चों, आगे चलिए बेटा। इन सवालों की आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हो बेटा। ठीक है, और आंसर मैच कराने के लिए ना तुम वापस से ना जुगाड़ से भी आंसर निकाल लो, ये R चेंज कर लो, R 2R 3R ऐसे लिख लो, फिर सवाल कर लो बेटा, फिर 4R 5R 6R ऐसे लिख लो, फिर चेक कर लो, और फिर जुगाड़ से भी आंसर निकाल लो और दोनों को मैच करा लो। देखो आंसर मैच होते नहीं होते। ठीक है, तो आप चाहो तो ऐसे हल्की फुल्की प्रैक्टिस कर सकते हो। हालांकि मैं तो ये कहूँगा बेटा ठीक है, खूब पढ़ लिया, इसमें और कोई ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी किसी बच्चे को लगेगा सर मैं और ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, इक्वेशन बनाना, सॉल्व करना सर देखना आसान है, सॉल्व करना मुश्किल है, तो बिल्कुल प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना, कर लेना यार, है ना। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट इज डिके ऑफ करंट। बेटा नेक्स्ट इज डिके ऑफ करंट। आराम से सुनना बेटा, अगेन पूरी थ्योरी है,
इसके चाहो तो आप सारे के सारे रिजल्ट याद कर सकते हो। मैं इसे एज ए सवाल करा रहा हूँ, लेकिन सारी थ्योरी है, मोस्टली रिजल्ट्स है ना आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो सुनिएगा। सिचुएशन ऐसी है कि हमने एक इंडक्टर को जिसमें से करंट I नॉट गुजर रहा है t इक्वल्स टू 0 पर, इसको एक रेजिस्टेंस के थ्रू ऐसे जोड़ रखा है। ये रेजिस्टेंस है आपका R। शुरुआत में ऑफ कोर्स करंट जो आएगा वो I नॉट आएगा। ठीक है, ये कहानी है t इक्वल्स टू 0 की। करंट बेटा ऑफ कोर्स यूं है, अच्छा खासा है। करंट अच्छा खासा है तो इस इंडक्टर में से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड भी अच्छी खासी है। इस इंडक्टर में से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड अच्छी खासी है। इट ऑब्वियसली मींस दैट कि अच्छी खासी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड है। कोई मुझसे पूछ ले कि इनिशियल मैग्नेटिक एनर्जी कितनी स्टोर्ड है, तो मैं फॉर्मूला लगा दूंगा हाफ L करंट का स्क्वायर। ये आपकी इनिशियल एनर्जी है। मैं वैसे प्रॉपर KCL KVL वगैरह लगाकर पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन लगाकर सारे के सारे सिचुएशन को एनालाइज करूंगा, बट ऐसे में एक दो बातें एनर्जी कंजर्वेशन से भी बोलना चाहूंगा। सुनिएगा, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि t इज इक्वल टू 0 पर इस इंडक्टर के पास अच्छी एनर्जी है, क्योंकि इस इंडक्टर के पास करंट है I नॉट, और इस I नॉट करंट के कारण ऑफ कोर्स अच्छी खासी मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है, और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है, इस बात का मतलब है कि इस रीजन के अंदर तगड़ी मैग्नेटिक एनर्जी है, और उस एनर्जी की वैल्यू है हाफ L I नॉट का स्क्वायर। लेकिन जैसे ही ये करंट यूं आएगा, हम जानते हैं कि करंट यूं आएगा तो इस रेजिस्टेंस से ना लगातार हीट डिसिपेट होगी। भाई रेजिस्टेंस में से तो करंट अगर जाएगा ना तो उसमें से तो हीट डिसिपेट होगी। वो हीट कहाँ से आएगी? क्या कोई बैटरी लगा रखी है क्या जो वो एनर्जी प्रोवाइड कर देगी? आप बोलोगे ना सर बैटरी तो नहीं लगा रखी। बेटा बैटरी नहीं लगा रखी तो ये रेजिस्टेंस हीट क्यों डिसिपेट कर रहा है, किस कारण से कर रहा है? तो आपने मेरे ख्याल से सोच भी लिया होगा कि अगर करंट जाएगा तो हीट डिसिपेट तो करेगा, और ये हीट डिसिपेट करेगा तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं से आनी चाहिए। ये एनर्जी कहाँ से आ सकती है? पक्की बात है कि इस इंडक्टर की जो स्टोर्ड मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी है वहीं से आई होगी, और तो कोई रास्ता ही नहीं है ना। कोई केमिकल सेल लगा दिया हो, बैटरी लगा दी हो, ऐसा तो कोई रास्ता ही नहीं है। तो आप कह सकते हो कि सर पक्की बात है कि ये जो हीट डिसिपेट हो रही है ये जरूर इंडक्टर से आई है, और इसका मतलब इंडक्टर की एनर्जी लगातार घटेगी। इंडक्टर की एनर्जी अगर लगातार घटेगी तो पक्की बात है कि लगातार करंट घटेगा, भले ही घट रहा हो। अच्छा, एक नतीजे पहुंच गए कि करंट लगातार घटेगा, करंट घटेगा, लेकिन अगर करंट है तो इसमें से हीट तो डिसिपेट होगी, पावर तो डिसिपेट होगा ही होगा। पावर होगा I स्क्वायर इंटू R। I भले घट गया हो लेकिन पावर डिसिपेट तो हो रहा है ना, और अगर पावर डिसिपेट हो रहा है तो हीट लगातार डिसिपेट हो रही है, तो लगातार इसकी एनर्जी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो लगातार सर्किट में करंट कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। और अगर लगातार करंट कम होता गया तो इसमें से हीट डिसिपेशन की रेट भी लगातार कम होती जाएगी। भले ही रेट कम हो लेकिन हीट डिसिपेट तो हो रही है, और जब तक हीट डिसिपेट हो रही है हम जानते हैं कि लगातार इसकी एनर्जी घटेगी, करंट लगातार घटेगा, और ऐसे लगातार करंट घटता गया, घटता गया, घटता गया। मैग्नेटिक एनर्जी घटती गई, घटती गई, घटती गई, यहाँ हीट की फॉर्म में डिसिपेट होती गई, होती गई, होती गई। तो एक टाइम ऐसा आएगा, एक क्षण ऐसा आएगा, एक मोमेंट ऐसा आएगा जब इसमें से गुजरने वाला करंट जीरो हो जाएगा, इसकी सारी मैग्नेटिक एनर्जी गायब हो जाएगी। मैग्नेटिक एनर्जी गायब, करंट गायब, करंट गायब, तो रेजिस्टेंस ने हीट डिसिपेट करना भी गायब कर दिया। अब नहीं हीट डिसिपेट हो रही। तो बिना कोई सोल्व किए मुझे इस बात की फीलिंग आ रही है कि इसका मतलब जरूर सिस्टम में से लगातार करंट घट रहा है, और करंट घटते 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 फाइनली जीरो हो गया। एक रिजल्ट पे तो मैं ऐसे पहुंच गया। एक रिजल्ट में और बोल सकता हूं कि पक्की बात है कि इस रेजिस्टेंस ने टोटल हीट लॉस जो की होगी ना, मैं बिल्कुल गारंटी से कह सकता हूं कि वो हाफ L I नॉट का स्क्वायर ही आएगी। अभी तक सोल्व नहीं किया है, सोल्व कर लेंगे, लेकिन ये फीलिंग है मेरी कि पक्की बात है कि रेजिस्टेंस नेट हीट जो डिसिपेट करेगा, नेट पूरी एनर्जी जो डिसिपेट करेगा, वो पक्की बात है कि हाफ L I नॉट का स्क्वायर ही होगी। ऐसी फीलिंग है, बाकी तो देखेंगे पता लगेगा। चलिए बेटा, किसी टाइम t पर कहानी ऐसी है, ये तो t इक्वल टू 0 था। किसी टाइम t पर कहानी ऐसी है, ये रेजिस्टेंस R,
ये इंडक्टर, किसी टाइम t पर लेट से करंट आई, ये करंट आई, मेरी ऐसी फीलिंग है कि इस वाले करंट से कम है, तो इस बार मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी सी कम आएगी। थोड़ा मैंने मैग्नेटिक लाइन थोड़ी सी कम दिखाई है, इस बार ज़्यादा दिखाई, इस बार कम दिखाई। करंट है आई, निकालते हैं। केवीएल लगाओ, पूरे सर्किट में केवीएल लगाओ, चलते जाओ, यहां से चलते हैं, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, करंट में करंट की तरफ जाओगे इंडक्टर के थ्रू, तो आप तो बिना कुछ सोचे समझे क्या लिखते हो, -L/di/dt लिख दो, मस्त रहो तुम तो। इंडक्टर में करंट की तरफ जाओगे तो हमेशा क्या लिखोगे, -L/di/dt, फटाक से लिख दो, कोई चिंता नहीं है। चलते जाओ चलते जाओ रेजिस्टेंस में करंट की तरफ जाओगे तो क्या लिखोगे, -IR, और जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। इट ऑब्वियसली मीन्स दैट द समेशन मस्ट बी इक्वल्स टू 0। मैं इसको लिख सकता हूं -L/di/dt इज इक्वल्स टू IR, -L/R, बड़ा di ऊपर होना चाहिए, dt ऊपर होना चाहिए, L और R कांस्टेंट, उनकी चिंता मत क्या करो, di के साथ I की टर्म होनी चाहिए, तो मैं I को ले आया नीचे, इंटीग्रेट इंटीग्रेट। जब टाइम 0 था तो करंट की वैल्यू I0, किसी भी टाइम t पर लेट से करंट इज I, छोटा सा इंटीग्रेशन है, -L/R तो कांस्टेंट है, di/I का इंटीग्रेशन आ गया log I, लिमिट कहां से कहां तक बेटा, I0 से I, एंड इट शुड बी इक्वल टू dt का इंटीग्रेशन t कहां से कहां तक, 0 से t। मेरे पास आ गया log I माइनस log I0 इज -RT/L। इसको हम ऑफ कोर्स लिख सकते हैं log ऑफ I/I0 इज -RT/L, और हमारे पास करंट की वैल्यू है I0 e⁻⁻RT/L। किसी भी टाइम पर सर्किट के अंदर जो करंट होगा वो इस तरह से होगा, किसी भी टाइम पर दिस करंट विल बी I इज इक्वल्स टू I0 e⁻⁻RT/L, दैट इज I0 e⁻⁻T/टाउ। टाउ बेटा मैंने वापस से किसकी जगह लिख दिया, टाउ में लिख दिया L/R को, और जैसी हमारी एक्सपेक्टेशन थी वैसा ही हुआ। हम भी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लगातार करंट जो है वो समय के साथ घटेगा, और यहां पर हमें और ऑफ कोर्स मैथमेटिकली सोल्व किया तो पता लगा कि करंट लगातार एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, करंट लगातार एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, करंट लगातार एक्सपोनेंशियली कम हुए जा रहा है। अच्छी बात है बेटा। हमें कोई कह दे कि इसका ग्राफ प्लॉट कर दो, बिल्कुल कर देंगे। किसी भी टाइम पर करंट कितना होगा उसका हम ग्राफ बड़े आराम से प्लॉट कर सकते हैं। ये करंट, ये टाइम, तो t इज इक्वल्स टू 0 पर करंट की वैल्यू होगी I0, और उसके बाद ऐसे एक्सपोनेंशियली। अगर कोई मुझसे पूछ ले कि सर टाइम की वैल्यू अगर टाउ के बराबर होगी तब करंट कितना होगा, देखना, दैट इज I0 e⁻, t को टाउ रखा तो -1, ये I0 तो ठीक है, ये आ गया 1/e। 1/e कई बार याद करा रखा मैंने तुम लोगों को बेटा, 1/e कई बार याद रखा, दैट इज 0.37। तो मेरे ख्याल से करंट की वैल्यू हो गई है, एक टाइम कांस्टेंट बाद करंट की वैल्यू घटकर हो गई है I0/e बोल दो, या 0.37 टाइम्स I0। जैसे ही टाइम की वैल्यू 2 टाइम्स टाउ हुई तो करंट की वैल्यू हो गई, टाउ से टाउ कैंसिल, 2 बच जाएगा e⁻², उससे आप लिख सकते हो I0/e² या 0.37 का स्क्वायर टाइम्स I0। तो आप कह सकते हो कि 2 टाइम कांस्टेंट बाद करंट की जो वैल्यू है
आई नॉट अपॉन ई स्क्वायर, ये 0.37 का स्क्वायर टाइम्स आई नॉट। मैं ये भी कह सकता हूं कि जैसे लगभग 4-5 टाइम कांस्टेंट बीत जाएंगे ना, फिर तो करंट आपका काफी हद तक जीरो के आसपास आ जाएगा। उसे आप कह सकते हो कि ट्रांजिएंट स्टेट या फिर स्टेडी स्टेट, कि सर 4-5 टाइम कांस्टेंट के बाद एक तरह से आपका सारा ये इंडक्टर जो डिस्चार्ज टाइप हो चुका है, करंट उसका जीरो हो चुका है। ठीक है, ये आपका बेटा किसी भी टाइम पर करंट है। फेयर एनफ। मैं मिटा रहा हूं इसको, मैं मिटा रहा हूं बेटा इसको, मिटा दें। अच्छा एक बात और, इस इंडक्टर ने कुल कितना चार्ज भेजा, नेट कितना चार्ज फ्लो हुआ। अगर कोई मुझसे पूछ ले कि सर नेट कितना चार्ज फ्लो हुआ, तो हम वो भी निकाल सकते हैं। भाई मैथमेटिकल चीज है, आप कह सकते हो सर ऑफ कोर्स चार्ज फ्लो विल बी करंट इनटू टाइम। अब करंट कांस्टेंट नहीं है तो ऑफ कोर्स छोटा सा टाइम dt में कितना करंट फ्लो हुआ, तो I इंटू dt। ऐसे छोटे छोटे टाइम में करंट निकालते जाओ, सॉरी चार्ज निकालते जाओ और जोड़ लो। जोड़ना ऑब्वियसली मीन्स इंटीग्रेशन। तो आप कह सकते हो कि दैट इज I की वैल्यू बेटा रखना कहाँ गई, अच्छा ये रही, I नॉट तो बेटा बाहर आ गया, e रेज टू पावर माइनस आर टी अपॉन एल इंटू डी टी। कहाँ से कहाँ तक, 0 से इन्फिनिटी। तो Q की वैल्यू आ गई है I नॉट, E का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो, तो माइनस आर अपॉन एल से कर दिया डिवाइड। ठीक है बेटा, इसका इंटीग्रेशन आएगा e रेज टू पावर माइनस आर टी अपॉन एल, कहाँ से कहाँ तक, 0 से इन्फिनिटी। Q इज इक्वल्स टू आई नॉट, ठीक है, L ठीक है, R ठीक है, e रेज टू पावर, बड़ा टाइम को इन्फिनिट रखना तो e रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी, टाइम को 0 रखना तो e रेज टू पावर 0। e रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी तो 0 होता है, आई नॉट इंटू एल अपॉन आर। e रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी तो 0 होता है, माइनस, बड़ा माइनस एक और दोबारा, ठीक है, और ये -1, 1 से 1 बड़ा क्या, माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल, और करंट की वैल्यू आ गई, सॉरी करंट नहीं बेटा, टोटल चार्ज कितना फ्लो हुआ उसकी वैल्यू आ गई आई नॉट एल अपॉन आर। आप ये भी कह सकते हो कि करंट वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वो भी आपको चार्ज देगा। तो पूरे सर्किट में नेट कितना चार्ज फ्लो हुआ है वो निकालना चाहो निकाल सकते हो, वो इस एरिया के बराबर आएगा, एंड इट विल बी ऑफ कोर्स आई नॉट इंटू एल बाई आर, या फिर आई नॉट इंटू टाउ। बड़ा एल बाई आर टाउ ही था, तो आप कह सकते हो दैट इज आई नॉट इंटू टाउ। आई नॉट इंटू टाउ बोल दो या फिर आई नॉट इंटू एल बाई आर बोल दो, एक ही बात है। ये आपका नेट कितना चार्ज फ्लो है वो हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलिए बच्चों, हमने करंट की तो एक्सप्रेशन लिख दी, उसका कोई हल्का फुल्का यूज था तो हमने वो भी निकाल लिया, सब हो गया। उसी करंट को यूज करके हमने ये भी निकाल लिया कि कुल मिलाकर आखिर इस डिस्चार्जिंग में या फिर इस डिके ऑफ करंट में, अच्छा डिके ऑफ करंट नाम कैसे पड़ा वो समझता हो यार, करंट लगातार डिके कर रहा है, लगातार कम हो रहा है। ठीक है, अब कोई मुझसे पूछ ले कि सर ये रेजिस्टेंस में से अगर करंट जा रहा है तो ऑफकोर्स ये कुछ ना कुछ हीट तो डिसिपेट करेगा। इसके हीट डिसिपेट करने की दर, मतलब इसका पावर क्या होगा, हीट डिसिपेट करने की रेट को ही तो हम क्या बोलते हैं, पावर। तो आप पूछ सकते हो कि सर पावर कितना होगा। अब यार पावर रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो कोई 50-60 फॉर्मूले थोड़ी हैं, रेजिस्टेंस के पावर का तो एक ही तो फॉर्मूला होता है कि किसी भी टाइम पर पावर विल बी ऑफ कोर्स आई स्क्वायर इंटू आर, दैट इज आई नॉट का स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस 2RT अपॉन एल इंटू आर। ये पावर है, और बढ़िया से लिखना चाहो ऐसे लिख दो, दैट इज आई नॉट का स्क्वायर इंटू आर इंटू ई रेज टू पावर माइनस 2 टाइम्स टी अपॉन टाउ। टाउ किसके लिए लिख दिया, एल बाई आर। कोई हमसे पूछ ले कि पावर वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होगा, हम ये भी लिख देंगे कैसा होगा। अगर ये रहा पावर और एक्स एक्सिस में अगर हुआ टाइम, तो आप कह सकते हो कि t इज इक्वल्स टू 0 पर पावर की वैल्यू है आई नॉट का स्क्वायर इंटू आर, जिसको मैं पी नॉट कह रहा हूं, और उसके बाद ये पावर लगातार डिक्रीज हो रही है।
और एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है। यही नहीं, अगर मैं एक टाइम कांस्टेंट की अगर बात करूं तो एक टाइम कांस्टेंट के बाद बेटा टी को टाउ रखना, टाउ से टाउ क्या हो गया कैंसिल, e की पावर -2 मतलब 0.37 का स्क्वायर। तो एक टाइम कांस्टेंट के बाद जो पावर होगी वो इनिशियल पावर का 0.37 का स्क्वायर हो जाएगी। होना भी चाहिए था, मतलब करंट भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रही है, पावर भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रही है, लेकिन पावर और भी रैपिडली डिक्रीज हो रही है। करंट भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, पावर भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, लेकिन पावर और भी रैपिडली डिक्रीज हो रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि जितने टाइम में करंट हाफ होगा ना, पावर तो 1/4 हो जाएगी। जितने टाइम में करंट आपका 1/5 होगा ना, उतने टाइम में तो पावर आपकी 1/25 हो जाएगी, क्योंकि पावर इज I² इंटू आर, तो I² वाला टर्म आ गया ना, इस कारण से। चलिए बेटा ये पावर आ गया, पावर वर्सेस टाइम आपके पास ग्राफ है। लास्ट का मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कुल मिलाकर इस रजिस्टर ने कितनी हीट डिसिपेट की, इस रजिस्टर ने कितनी हीट डिसिपेट की। तो हम जानते हैं कि रजिस्टर ने कितनी हीट डिसिपेट की, उसका सीधा फॉर्मूला है पावर इनटू टाइम, लेकिन पावर तो कांस्टेंट नहीं है। तो एक काम करो, छोटे से dt टाइम के अंदर कितना हीट डिसिपेट किया वो निकाल लो, और ऐसे छोटे छोटे समय के अंदर कितनी हीट डिसिपेट हुई उन सबको निकालते रहो और जोड़ लो। जोड़ना मतलब इंटीग्रेशन, कब से कब तक, अरे भाई शुरुआत से लेकर तब तक जब तक हीट है, पावर है। पावर कब तक है, इन्फिनिटी तक है, भले ही थोड़ी बहुत है तो सही। पावर का एक्सप्रेशन लिखना बेटा, पावर के एक्सप्रेशन को यहाँ पर लिखा तो I0 का स्क्वायर तो आ गया बाहर, R भी आ गया बाहर, अंदर बच गया e⁻² टाइम्स RT/L बेटा, बाकी dt तो लगाना ही है। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन, 0 से इन्फिनिटी। आसान सा इंटीग्रेशन है, I0 का स्क्वायर R, ये तो ठीक है, t का कोफिशिएंट है -2R/L, -2R/L लगा दिया, इंटीग्रेशन आएगा e⁻²RT/L बेटा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। हाँ बेटा, I0 का स्क्वायर ठीक है, L ठीक है, 2 ठीक है, माइनस ठीक है। टाइम को इन्फिनिट रखा तो e⁻∞, t को 0 रखा तो e⁻0 तो आ गया 1। e⁻∞ हम जानते हैं क्या होगा, 0, माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल, और हमारे पास कुल मिलाकर जो हीट डिसिपेटेड है उसकी वैल्यू आ गई बेटा कितनी, ½ L I0 का स्क्वायर। ये जो ½ L I0 का स्क्वायर हीट डिसिपेटेड आई है, ये एग्जैक्टली उसके बराबर आई है कि इंडक्टर की कितनी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड घटी है। ये कोई कोइंसिडेंस है या फिर कोई कॉन्सेप्ट है, यू नो इट वेरी वेल कि इस बात को हम शुरुआत से बोल चुके हैं कि इंडक्टर के पास जो स्टोर्ड एनर्जी वो लगातार घटेगी, और वो जो एनर्जी घटी है वही लगातार 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 हीट की फॉर्म में डिसिपेट हुए जा रही है। तो इन दोनों का बराबर आना कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये तो अपने आप में एक रिजल्ट था जो हम शुरुआत से बोलते आ रहे थे। अब थोड़ी बोल रहे हैं, सिर्फ अब थोड़ी बोल रहे हैं, शुरुआत से बोल रहे हैं अपन तो इस बात को। हम इंटीग्रेशन ना करते तो भी हो सकता है कि मोस्टली बच्चे तो मान के बैठे होंगे हाँ सर वही रिजल्ट आया। हाँ, जो बच्चे नहीं मान के बैठे थे वो रिजल्ट देख के समझ गए कि हाँ यार सर तो शुरुआत से सही बोल रहे थे, और जो बात बोली कैलकुलेशन ने भी एग्जैक्टली उसी बात को कह भी दिया कि हाँ ठीक है, अपन को सही गलत बात नहीं बोल रहे थे। ठीक है, अगला सवाल। अच्छा, मैं एक बात बोलना और भूल गया, पावर वर्सेस टाइम ग्राफ का ये जो सारा एरिया है ये ऑफ कोर्स किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, हीट को, दैट इज ½ L I0 का स्क्वायर। अब इसमें एक लास्ट काम और कर लो, फाइंड हीट डिसिपेटेड बाय रेजिस्टर इन टाइम t is equals to 0 to t is equals to tau। शुरुआत से लेकर एक टाइम कांस्टेंट तक कितनी हीट डिसिपेट होगी वो निकाल दो, निकाल देंगे।
शुरुआत से लेकर टाउ टाइम तक कितनी हीट डिसिपेट होगी, वो ऑब्वियस बात है कि इतना एरिया हो गया, वो इतना एरिया होगा। लेकिन ये एरिया कैसे आएगा? ऑफ कोर्स इंटीग्रेशन से आएगा, और तो कैसे आएगा? कोई रेक्टेंगल तो है नहीं कि एरिया निकाल दूँ इसका। एरिया निकालना तो कैसे आएगा? इंटीग्रेशन से आएगा। तो आप कह सकते हो कि दैट हीट विल बी ऑफ कोर्स पावर इंटू डी टी, बड़ा कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर टाउ। आई नॉट का स्क्वायर बाहर, आर बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर -2t अपॉन टाउ, बड़ा टाउ लिख देगा, एल बाई आर लिख देगा, बात है, इंटू डी टी, कहाँ से कहाँ तक? 0 से टाउ तक। अभी कर देते हैं इंटीग्रेशन। h इज इक्वल्स टू आई नॉट का स्क्वायर और r तो ठीक है, t का कोफिशिएंट है -2 अपॉन टाउ, -2 अपॉन टाउ, उससे डिवाइड कर दिया। इसका इंटीग्रेशन आएगा e रेज टू पावर -2t अपॉन टाउ, कहाँ से कहाँ तक? 0 से इन्फिनिटी। अरे 0 से इन्फिनिटी नहीं यार बेटा, मुझे कहाँ से कहाँ तक निकालना है? 0 से टाउ तक निकालना है। 0 से तो इन्फिनिटी निकाल चुके तुम। चलो भाई, आई नॉट का स्क्वायर ठीक है, आर ठीक है, टाउ बड़ा लिखना चाहो तो एल बाई आर लिख दो, एल बाई आर, आर से आर कैंसिल। टी को बड़ा टाउ रखना तो ई रेज टू पावर -2, टी को टाउ रखना। अब बड़ा टी को 0 रखना, माइनस ई रेज टू पावर 0, ई रेज टू पावर 0 इज 1। और आप कह सकते हो कि हीट की वैल्यू आ गई है, हीट की वैल्यू आ गई बेटा। माइनस को तो मैनेज कर लेना, मेरे ख्याल से आ गई ½ एल आई नॉट का तो स्क्वायर इंटू 1 - 1 अपॉन ई स्क्वायर। ये हीट और ये बड़ा एरिया, ये वाला जो एरिया दोनों बराबर, ये हमारी हीट है। तो शुरुआत से लेकर एक टाइम कांस्टेंट तक कितनी हीट आएगी वो हम बड़ा आराम से इस तरह से निकाल सकते हैं। एंड वी नो इट वेरी वेल कि करना तो क्या था, इंटीग्रेशन ही करना था और क्या करना था। ये हमारा आंसर। फेयर इनफ, आगे चलिए। मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, हमारा आंसर आ चुका है, अब बोल रहा हूं बेटा इस बात को, ठीक है, हमारा आंसर तो मैच कर चुका है। मैं एक बात बोलना चाहता हूं, खूब अच्छा ये भी कह सकते हैं कि सर t इज इक्वल्स टू 0 पर हमारे इस सर्किट में करंट आई नॉट था और एनर्जी जो थी ना वो ½ एल आई नॉट का स्क्वायर था। एक टाइम कांस्टेंट बाद हम जानते हैं कि करंट की वैल्यू आई नॉट बाई ई हो जाएगी और एनर्जी हम जानते हैं कि ½ एल करंट का स्क्वायर मतलब आई नॉट का स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर हो जाएगी। t इज इक्वल्स टू 0 पर इंडक्टर के पास कितनी एनर्जी है मुझे पता है, t इज इक्वल्स टू टाउ पर इस इंडक्टर के पास कितनी एनर्जी है वो मुझे पता है, और मैं ये भी जानता हूं कि जो भी एनर्जी इंडक्टर की घटी है वो सारी की सारी एनर्जी इसी रेजिस्टेंस ने इसी टाइम के अंदर डिसिपेट की होगी। तो इस रेजिस्टेंस ने 0 से लेकर टाउ टाइम तक कितनी हीट डिसिपेट की होगी उसमें लिख सकता हूं कि जितनी इंडक्टर की एनर्जी घटी है, कितनी घटी है, दिस माइनस दिस, दैट इज यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, एंड दैट कम्स आउट बाय ½ एल आई नॉट का स्क्वायर तो कॉमन 1 - 1 अपॉन ई स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर। इंटीग्रेशन से लेके आया तब भी वही आंसर आया, लॉजिक से लेके आया तब भी आपका आंसर एग्जैक्टली सेम आया। तो दोनों ही केसेस में बड़ा आपका आंसर तो सेम आना ही था, ये कोई कोइंसिडेंस थोड़ी है, तो हमें पता ही था कि ऐसा होगा। अब कल को मान लो कोई हमसे पूछ ले कि सर टाउ से लेकर 2 टाउ तक, टाउ से लेकर t इज इक्वल टू टाउ से लेकर t इज इक्वल टू 2 टाउ तक कितनी हीट डिसिपेट होगी, तो आप इंटीग्रेशन भी कर सकते हो और लिमिट लगा देना टाउ से 2 टाउ। और कोई मुझसे पूछे सर कोई और कोई तरीका भी है क्या, हाँ बेटा निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि ये रेजिस्टेंस t इज इक्वल्स टू टाउ से लेकर t इज इक्वल्स टू 2 टाउ तक कितनी हीट डिसिपेट कर रहा है, तो मैं कहूंगा कि t इज इक्वल टू टाउ तुम्हारी इनिशियल स्टेट हो गई
वहाँ पर एनर्जी होगी हाफ एल बड़ा टाउ टाइम पर करंट कितना होता है? आप बोलो सर एक टाइम कांस्टेंट बात, तो करंट की वैल्यू होती है आई नॉट बाई ई, तो एनर्जी होगी हाफ एल करंट का स्क्वायर। 2 टाउ टाइम बाद बड़ा एनर्जी कितनी होगी? हाफ एल करंट का स्क्वायर। करंट कितना है? आई नॉट अपॉन ई स्क्वायर। और हम जानते हैं कि जितनी एनर्जी घटी है वो सारे के सारे हीट की फॉर्म में ही तो डिसिपेट हुई है, तो आप कह सकते हो कि हीट इज ऑब्वियसली दिस माइनस दिस। मेरे पास हाफ एल आई नॉट का स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर तो कॉमन आ गया, और यहाँ शायद मेरे पास आ गया 1 - 1 अपॉन ई की पावर 2। आपका मन अगर इंटीग्रेशन यूज करने का है, इंटीग्रेशन भी यूज कर सकते हो, बड़ा हर तरीके से आंसर तो सेम ही आएगा। हो सकता है कि इंटीग्रेशन बड़ा करो तो ऐसा एक्सप्रेशन दिख जाए आपको, हाफ एल आई नॉट का स्क्वायर 1 अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ई रेज टू पावर 4। वो एक ही बात है बड़ा, मैंने ई स्क्वायर को अंदर ले लिया, मैंने इसे ई स्क्वायर को अंदर रख दिया। तो किसी भी तरीके से आप हीट निकाल सकते हो, हर तरीके से जो आपकी हीट है उसकी वैल्यू एक्जैक्टली सेम ही आएगी। तो आई होप यू गेट द पॉइंट मैं क्या कहना चाहूँ इसमें। तो इसमें आप कुछ एक आंसर्स याद कर सकते हो, कुछ एक एक्सप्रेशंस याद कर सकते हो। करंट एक्सपोनेंशियली डिके करेगा, इस बात को याद कर सकते हो कि करंट इज आई इज इक्वल्स टू आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन टाउ। पावर ओवर क्या कैसे वेरी करती है तो समझ ही गए, वो तो आई स्क्वायर इंटू आर वैसे लिखना है। अगर आई का एक्सप्रेशन याद है तो बाकी सारी बातें तो वैसे याद हो ही जाएंगी।